Hi, dear bankers. Welcome to EduTap. I hope you are doing well. So, this is JAB on the Go series of Indian economy and Indian financial systems. तो जैब ऑन द गो क्या मतलब है इसका कि चलते फिरते जब भी आपके पास टाइम है आपने एक वीडियो उठाकर देख लेनी है और आपका एक कॉन्सेप्ट जो है यहाँ से क्लियर हो जाएगा। साथ ही हम एंड में क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम ओरिएंटेड जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी साथ के साथ होती रहेगी। आज के इस लेक्चर में जो हम कवर करने वाले हैं वो है एफडीआई के टाइप्स एंड एक कंपैरिजन देखेंगे हम दो कॉन्सेप्ट्स के बीच में एफडीआई एंड एफआईआईस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है जी, एफडीआई क्या होता है, क्या रूट्स होते हैं, ये आपको लास्ट क्लास में सुरेंद्र सर ने पढ़ा दिया है और मैं आज वहां से कंटिन्यू करूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि टाइप्स ऑफ एफडीआई क्या है। साथ में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है जी, इनका कंपैरिजन देखेंगे एफडीआई के साथ कि एफडीआई क्या होता है वर्सेस एफआईआई क्या होता है। तो बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू वन मोर थिंग दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू द पीवाईक्यूज और क्वेश्चन साथ साथ हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप जॉब के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो हमने आपका काम थोड़ा सा आसान करने के लिए एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करी है जिसमें आपको पीवाईक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज जो है वो मिल जाएंगे। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, यू कैन चेक इट आउट, इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? जब एक फॉरेन इन्वेस्टर, एक फॉरेन बिजनेस, एक फॉरेन एंटिटी पैसा डालती है इंडियन बिजनेसेस में विद अ माइंडसेट ऑफ ओनिंग इट या कंट्रोलिंग इट, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए, पूरी तरह ओन करने के लिए या पार्टली ओन करने के लिए, बट ओनरशिप का कंटेंट जो है वो उसमें रहता है। ठीक है, तो टॉम क्रूज है, अगर उसे बिजनेस सेटअप करना है इंडिया में तो वो जेठालाल की कंपनी में मशीनरी साथ में देगा, है ना, लैंड में इन्वेस्ट करेगा, capital assets create करेगा so that the ownership gets divided. He's not only investing in the shares of the business but he's also investing, he's not also भी नहीं बोलेंगे, he is actually investing in the business itself। ठीक है, ओनरशिप वो गेन करना चाह रहा है। तो इस तरह से जो एफडीआई जब बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो वो जॉब क्रिएशन में मदद करते हैं, प्रोडक्टिविटी हाई पहुंचाने में मदद करते हैं कंट्री की, और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद करते हैं। कैसे? क्योंकि वो फैक्ट्री को ओन करता है। टॉम क्रूज का पैसा किस चीज में गया है? फैक्ट्री की अपग्रेडेशन में गया है, ओनरशिप में गया है। तो इस फैक्ट्री से अब जो भी गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे, क्या वो जीडीपी को इंक्रीज नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, है ना। तो एफडीआई जो है वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं और जॉब क्रिएशन भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लेबर है दैट विल बी यूज्ड, है ना, या एम्प्लॉयज जो यूज करे जाएंगे सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं जनरेट कर रही है, हायर प्रोडक्टिविटी हो रही है, बिकॉज द जीडीपी will eventually increase and there is of course economic growth, right? तो तीन तरह के टाइप्स ऑफ एफडीआई हैं जो हमको याद रखने हैं। फर्स्ट इज ग्रीन फील्ड, यानी कि जब एक न्यू कंपनी का सेटअप हम करते हैं फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, एक कंट्री में जाते हो आप, अपनी बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हो और सेटअप जो है किसी अपने ब्रांड का या वॉट एवर, यू सेट इट अप फ्रॉम स्क्रैच, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं, कुछ पहले इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इसका हो सकता है हुंडई या मैकडोनल्ड्स, राइट। ब्राउन फील्ड, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म्स है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं, इंडिया में बिजनेसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बाहर से कंपनी आई और उसमें पैसा डाला, है ना, उसको ओन किया और आधी ओनरशिप ले ली या पूरी ओनरशिप ले ली, वट एवर, पार्टली और फुल्ली। सो इस केस में क्या है, बिजनेस ऑलरेडी था, अब आपने उसको खरीद लिया। तो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस के केस में, एग्जिस्टिंग फर्म्स के केस में व्हाट इट इज कॉल्ड, इट्स कॉल्ड ब्राउन फील्ड बिजनेस, जैसा कि रनबैक्सी बाय डाइची सांक्यो के साथ हुआ। जॉइंट वेंचर, पार्टनरशिप बिटवीन फॉरेन एंड इंडियन कंपनीज। अब फॉरेन की कंपनी और इंडियन कंपनी हाथ मिलाकर चलने जब लग जाते हैं, एक पार्टनरशिप में सारे जो है जॉइंट वेंचर्स करते हैं अपने, दैट इज कॉल्ड जॉइंट वेंचर, है ना। तो अब ओनरशिप जो है वो आधी आधी डिवाइड हो गई और दोनों मिलजुल कर काम कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाट हैपेंड विद हीरो होंडा, राइट। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स भी आप याद रख सकते हो, टिपिकल एग्जाम्पल्स ही पूछे जाते हैं, बहुत आउट ऑफ द, इस एम्बिट से आउट का क्वेश्चन तो अभी तक आया नहीं है। सो ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड एंड जॉइंट वेंचर, ये तीन तरह के टाइप्स ऑफ एफडीआई हैं, याद रखने हैं, और इनसे रिलेटेड इन्हीं एग्जाम्पल्स को आप याद रख लीजिए। ठीक है जी। फिर आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ एफ आई आई, दैट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टर। क्या होता है? देखो,
आपने अगर आप थोड़ा-सा भी शेयर्स में या कंपनीज़ के जो पोर्टफोलियोज़ हैं, अगर उनको देखने में दिलचस्पी रखते हो या अगर आप कभी देखोगे भी, तो जो भी ऑफ़िशियल वेबसाइट है, मनी कंट्रोल हो गया, कुछ भी हो गया, कंपनीज़ की जो इंडिविजुअल वो आते हैं और उसमें देख अगर हम देखना चाहें कि भई अगर इसके 100% शेयर होल्डिंग है ना? अगर किसी कंपनी की 100% शेयर होल्डिंग है, तो उसमें किस-किस का हिस्सा कितना है? आप देखकर शॉक हो जाओगे कि मेरे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, अगर मैं बात करूँ रिटेल इन्वेस्टर्स की, तो हमारे लिए जो हिस्सा आता है दैट इज़ हार्डली 10 टू 15%, ठीक है? ये भी मैं अपर लिमिट ही बोल रही हूँ। रेस्ट ऑल इज़ इन्वेस्टेड बाय आइदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है? और ये होते हैं अदर्स, बैंक्स हो गए और कुछ इंस्टीट्यूशंस हो गए, म्यूचुअल फंड्स, व्हाटएवर। तो बेसिक जो चंक है किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट में प्रमोटर का होता है हिस्सा, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का, यानी कि टॉम क्रूज का। अब इस केस में लेकिन टॉम क्रूज बिजनेस ओन नहीं कर रहा, वो सिर्फ शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है। वो ये मतलब इस केस में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा डालते हैं उनका माइंडसेट ये होता है कि भाई हमने कोई बहुत लंबे टाइम के लिए बिजनेस को ग्रो नहीं कराना, इकोनॉमी को बूस्ट नहीं करना, ओनरशिप हमें नहीं चाहिए, अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहिए, ये बस हमारे पास कुछ डॉलर्स हैं, ठीक है, और ये हमने बस इन्वेस्ट करने हैं सो दैट जब कंपनी अच्छा करे तो उसके ऊपर जो रिटर्न हो वो हमें भी आए, बिकॉज वी आर होल्डिंग शेयर्स इन द कंपनी, राइट? सो इट इज डन विद जस्ट दिस काइंड ऑफ माइंडसेट। बहुत ज्यादा कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं है जो कि ओनरशिप के केस में होता है, एफडीआई के केस में होता है, परमिशन एंड ऑल, है ना, अगर आप गवर्नमेंट रूट से आ रहे हो तो। और अगर ऑटोमेटिक भी आ रहे हो तो देर इज लॉट ऑफ रिपोर्टिंग विच आई एम श्योर आपने पढ़ा होगा, ऑटोमेटिक एंड गवर्नमेंट रूट में, राइट? तो इस केस में एफआईआई के केस में ऐसा कुछ नहीं है। एफआईआई के केस में सिर्फ एक कंपनी है जो अच्छा परफॉर्म कर रही है, और टॉम क्रूज की नजर उस कंपनी पर पड़ी और उसने कहा ये लो $1 लाख और इसे अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, ठीक है? तो कहने की बात ये है कि ये शॉर्ट टर्म होता है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। इसमें सिर्फ स्टॉक्स, बॉन्ड्स या हेज फंड्स में पैसा लगता है। स्टॉक्स क्या है? शेयर्स ऑफ कंपनीज। बॉन्ड्स क्या है? डेट इंस्ट्रूमेंट। आप ये मान लो अभी के लिए बिकॉज वी आर नॉट वी हैवंट रीच द डी मॉड्यूल येट, जब हम डी मॉड्यूल करेंगे तो ट्रस्ट मी आपको बॉन्ड, स्टॉक, हेज फंड सबका मतलब वन बाय वन बिल्कुल अच्छे से डेप्थ में समझ आ जाएगा, डिबेंचर्स, राइट? अभी के लिए सिर्फ ये मान लो कि शेयर्स के ही भाई हैं, ये चचेरे भाई हैं बॉन्ड्स, ये डेट इंस्ट्रूमेंट है। जब किसी को कर्ज लेना होता है, मुझे अगर आपसे कर्ज लेना है तो मैं थोड़ा स्टाइल मारकर एक पर्चा बना लूंगी और मैं उसको बोल दूंगी दिस इज बॉन्ड, ठीक है? और मैं बोलूँगी कि चलो ये लो ये पर्चा, मुझे इसके बदले 1 लाख रुपए दो, मैं आपको ये 1 लाख भी रिटर्न करूँगी और मैं इसके ऊपर इंटरेस्ट भी आपको पे करती रहूँगी। लेकिन इसको लोन ना बोलकर मैंने इस पर्चे को बॉन्ड बोल दिया। राइट? सो दिस इज़ अ डेट इंस्ट्रूमेंट, दिस इज़ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। हेज फंड्स, हेज, जब भी हेज वर्ड आए प्लीज अंडरस्टैंड इट इज रिलेटेड टू रिस्क, ठीक है? रिस्क को कम करने के लिए, रिस्क को, लॉस के रिस्क को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए जिस तरह के फंड्स का इस्तेमाल हम करते हैं दैट इज कॉल्ड हेज फंड्स, ठीक है? कितना डेट में हिस्सा जाएगा, कितना आपके स्टॉक्स में जाएगा जो कि डेट इंस्ट्रूमेंट नहीं है, जो कि इक्विटी है, ठीक है? कितने परसेंटेज पे जाएगा, तो बेसिकली अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को मैनेज करके जब हम रिस्क को मिनिमाइज करते हैं दैट इज कॉल्ड हेज फंड्स, राइट? तो स्टॉक्स, बॉन्ड्स, हेज फंड्स, इन सब में ये लोग पैसा डालते हैं। ये इसमें से कुछ भी बहुत लॉन्ग टर्म नहीं है, जब मन करे आप निकाल सकते हो, आपका पैसा है। वॉलेटाइल है बहुत। अगर किसी एक कंपनी की रेपो खराब हो जाए या अगर किसी कंट्री में जहां पर एफ ने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है ड्यू टू सम पॉलिटिकल मिलिट्री रीजन वहां पर कुछ डाउनफॉल होने लगे तो ये लोग पैसा निकाल कर भाग जाएंगे, राइट? सो रजिस्टर्ड विद सेबी, बट इट हैज टू बी रजिस्टर्ड विद सेबी। सेबी क्या है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो अगर अब इनकी कंपैरिजन की मैं बात करूं, बहुत सारे कंपैरिजन आई एम श्योर आपको अभी ही समझ आ गए होंगे, बट स्टिल अगर एफ डी आईज एंड एफ आई आईज के कंपैरिजन की मैं बात करूं तो पहला तो दिस इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दिस इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, वो बड़े लेवल पर शेयर्स में इन्वेस्ट करने वाले फॉरनर्स, राइट? ये इन्वेस्ट करते हैं मशीनरी में लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ और जीडीपी को अपलिफ्ट करने में मदद करते हैं, लेकिन ये इन्वेस्ट करते हैं शॉर्ट टर्म इक्विटीज, हेज फंड्स या सिक्योरिटीज में, कैन बी बॉन्ड्स, कैन बी एनी अदर डिबेंचर्स और एनीथिंग एल्स। शॉर्ट टर्म होते हैं ये, ठीक है? और जीडीपी में इनका एज सच कोई रोल नहीं है, ये पैसा सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए डाल रहे हैं बिजनेसेस में, ना कि कोई जीडीपी को योगदान देने में।
स्टेबल है ये थोड़ा सा, बिकॉज लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, कॉन्ट्रैक्ट्स, परमिशंस है ना, तो ये थोड़ा स्टेबल है। फिर भी थोड़े बहुत मार्केट ऊपर नीचे हो तो ये भागेंगे नहीं, बट ये जो है अपना पैसा जो है निकलवा सकते हैं। डिपेंड्स ऑन मैक्रो इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ द कंट्री, डिपेंड्स ऑन हेजिंग नीड्स, कैपिटल लिबरलाइजेशन ऑफ द कंट्री। क्या मतलब बना इसका? इसका मतलब है कि मैक्रो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स क्या है आपकी कंट्री की, यूएस के साथ रिलेशंस कैसे हैं। एग्जांपल ले रही हूँ मैं, इंडियन एंड यूएस के बीच में आपस में रिलेशन कैसे हैं, है ना। एफडीआई वो सब देख के जी आपके कंट्री में ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट कितने हैं, है ना, जो भी बिजनेस वो सेटअप कर रहे हैं आपकी कंट्री में उस चीज़ को सेटअप करके बेनिफिट होगा कि नहीं, ये सब कुछ रिसर्च करके मैक्रो इकोनॉमिक प्रोफाइल कंट्री की पूरी देखकर ही एफडीआई जो है वो पैसा अपना लगाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन एफआईआईज के केस में इतना लंबा चौड़ा कुछ नहीं देखा जाता, सिंपल देखा जाता है कि भाई रिस्क कम है कि नहीं, कैपिटल जो है वो इम्प्रूव करेगा कि नहीं, और कल को अगर निकालना हो लिबरलाइजेशन है कि नहीं, मतलब पैसा अगर कल को निकाल के हमें अपना पैसा वापस निकालना है प्रॉफिट गेन करके या वट तो उस केस में क्या टैक्स नॉर्म्स हैं या ओवरऑल कैसा स्ट्रक्चर है पॉलिसीज का, तो ये सब देखा जाता है। रूट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ऑटोमेटिक एंड गवर्नमेंट रूट दो तरीके के होते हैं। ऑटोमेटिक में नो परमिशन इज नीडेड बट अ लॉट ऑफ रिपोर्टिंग इज नीडेड, यू हैव टू रिपोर्ट बैक टू आरबीआई एंड इट्स ऑफिस, रीजनल ऑफिस। गवर्नमेंट के केस में आपको गवर्नमेंट से परमिशन भी लेनी होती है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कुछ रूट वूट का सीन नहीं है, बट ये जो है आपको सेबी की गाइडलाइंस इस केस में फॉलो करनी पड़ती है, बिकॉज सेबी जो है वो कैपिटल मार्केट्स को रेगुलेट करता है, तो उसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो आपको यहाँ पर फॉलो करने पड़ते हैं। साथ ही इसे हॉट मनी भी कहा जाता है, ठीक है, एफआईआई इसको हॉट मनी भी कहा जाता है, दिस इज अ सिनोनिम, राइट। सो नाउ ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस। which among the following statement is correct with respect to foreign direct investment and foreign institutional investment? FDI goes into hedge funds. Is it true? FDI जाता है? नहीं, FII जाता है ना? तो ये सही नहीं है। FDI investment goes into short term equities? नहीं, equities में short term की नहीं जाते, ये long term होता है। FIIs goes directly into production of goods and services. It's not true. It is hot money और short term equities में hedging funds में जाता है ये। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गोज इनटू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, ये बिल्कुल सही है। एफडीआई लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए है और ये बिल्कुल मोस्ट रेलेवेंट ऑफ ऑल है, तो डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एफडीआई इज एन इन्वेस्टमेंट मेड इन अ कंट्री बाय अ फॉरेन इन्वेस्टर। क्यों करता है एक फॉरेन इन्वेस्टर एफडीआई में इन्वेस्ट? ताकि शॉर्ट टर्म कैपिटल्स में पैसा डाल सके? नहीं। कंट्रोल द ओनरशिप ऑफ एन एंटिटी और अ बिजनेस? यस, ओनरशिप चाहते हैं एफडीआई वाले। एंड इन्वेस्ट इन मशीनरी ऑफ एन इंडियन कंपनी? यस, ये भी बिल्कुल सही है ना। तो यहाँ पर क्या चीज सही हो जाएगी? 2 और 3, डी वुड बी द करेक्ट आंसर। सो इसके साथ ही ये जो कॉन्सेप्ट है एफडीआई एंड एफआईआई का हमने खत्म कर लिया है। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए इफ़ इट हेल्प यू इन एनी वे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप जैब की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप चाहते हो कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपकी तैयारी हो सके, तो कुछ कोर्सेज है जो आप चेकआउट कर सकते हो edutap.in पर जाकर, ठीक है। आपने करना क्या है, आपने edutap.in पर जाना है, जैब के कोर्सेज में नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर ये जो कोर्सेज दिया है इसमें आप जैब सर्च करके नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यू विल कम अक्रॉस ऑल दीज कोर्सेज। यहाँ पर हमारे पास लाइव क्रैश कोर्स है आपके लिए, जिसमें कि लाइव क्लासेस के थ्रू विद इन 60 डेज हम सारा कुछ कवर करेंगे, सारे कंपोनेंट्स को कवर करेंगे। 2 आवर्स की क्लासेस यहाँ पर रहेंगी। साथ ही आपको ये सारा कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। और डिटेल्स के लिए ब्रोशर आपने एक बार डिटेल में पढ़ना है, सो दैट आपको फीचर्स कोर्स के अच्छे से समझ आ पाए। और इस कोड का इस्तेमाल कर कर, जो कि टाइम बाउंड कोड है, 80% तक का ऑफ आप अवेल कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे लाइव क्लासेस अभी नहीं चाहिए, मुझे अभी कॉन्सेप्ट, मुझे रिकॉर्डेड क्लासेस चाहिए जो मैं अपनी कन्वीनियंस पे देख सकूं, तो कॉन्सेप्ट क्लासेस आपको मिल जाएंगी मास्टर कोर्स में। मास्टर कोर्स में हर एक चीज़ की रिकॉर्डेड 15 से 20 मिनट के सेशंस होंगे। आप चलते फिरते जब आपका मन करे आप देख सकते हो। प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर चैप्टर वाइज आपके जो मॉक टेस्ट हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, सॉल्ट पीवाईक्यूज, ये सब कुछ आपको मिलेगा। और एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस भी कंडक्ट कराई जाएंगी फॉर योर रिविजन। तो इसकी भी डिटेल्स सेम वही प्रोसेस है, ब्रोशर देखना है और एक बार गो थ्रू कर लेनी है। अगर आपको इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के लिए कोर्सेज चाहिए तो इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल हैं। और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए
कोई कोर्स चाहिए, क्योंकि प्रोबेबली आपने तैयारी करी है और ये आपका सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट है, उस केस में आप टेस्ट सीरीज का उपयोग कर सकते हो और यहाँ पर आपकी प्रॉपर जो प्रैक्टिस है वो हो जाएगी। बेस्ट चीज़ जो इन कोर्सेज की है वो ये है कि सिर्फ यहीं तक कन्फाइंड नहीं है, एक मेंटोर टॉक सेशन भी है आपके लिए, जिसमें कि हर सेकंड सैटरडे एंड फोर्थ सैटरडे आप आकर अपने डाउट्स पूछ सकते हो, नॉट जस्ट एजुकेशन रिलेटेड डाउट्स, है ना, जो पढ़ाई से रिलेटेड डाउट्स है वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा आपको लग रहा है कि यार टाइम मैनेज नहीं हो रहा है ना, या और कोई दिक्कत आपको आ रही है प्रोसेस में, ये जो आपकी जर्नी है जैप प्रिपेयर करने की, हम उस बारे में बात कर सकते हैं। यू कैन कनेक्ट विद योर मेंटोर्स, राइट? सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज सेशन गाइस। लेट मी नो आपको कैसा लगा आज की क्लास, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।